ऐसे आप लोग एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, आप सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आज पांचवा क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे 13.1 को। और आज पांचवा क्लास में हम लोग छठा नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। हम लोग कल की क्लास में आपको हम पांचवा नंबर सवाल तक करवा दिए थे कि पांचवा नंबर सवाल तक करवा दिए थे क्या? एक बार आप लोग कमेंट करो तो कितना नंबर सवाल तक हो गया था। कल की क्लास में कितना नंबर सवाल तक हम करवा दिए थे बाबू? छठा नंबर सवाल तक हो गया था। कल की क्लास में आप लोग को छठा नंबर सवाल तक करवा दिए थे और आज हम लोग सातवां नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे बाबू। और एक एक सवाल आपको करवाया जा रहा है, ठीक ना? आपको बनाने के लिए एक भी सवाल नहीं छोड़ते हैं, हम सारा सवाल आपको करवा रहे हैं एक्सरसाइज का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले बताएंगे बाबू आप लोग कैसे हैं। 6 नंबर नहीं 7 नंबर से होगा बाबू। 6 नंबर तक कल हो गया था, आज 7 नंबर से होगा। आज 7 नंबर से होगा, 6 नंबर तक हो गया था, ठीक ना? चलो एक बार आप लोग बताओ पहले अपना हालचाल कैसे हो आप लोग। जल्दी से बताओ अपना हालचाल आप लोग कैसे हो। पहले पहले जल्दी से सभी बाबू को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप लोग? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग कैसे हो। चलिए एक बार आप सभी का नाम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित कुमार जी है, मंद्रिका जी है, हीना राज जी है, इसके बाद जन्नत परवीन जी है, रणधीर कुमार जी है, नीतू है, प्रणव कुमार जी है, सुमन कुमार जी है, ऐसा आयत जी है, इसके बाद विकास कुमार जी है, मेघा कुमारी है, रूही परवीन जी है, हीना नाथ जी है, सतीश यादव जी है, रानू कुमार जी है, जिंदाल कुमार जी है, इसके बाद साक्षी भारती जी है, प्रीतम कुमार जी है, लक्ष्मी कुमारी है, राहुल कुमार जी है, दिव्या भारती जी है, माधुरी कुमारी है, अंकित कुमार जी हैं, सागर कुमार जी हैं, स्टडी लवहर जी हैं, राहुल कुमार यादव जी हैं, सिद्धरा जी हैं, लवकुश यादव जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, अभिषेक कुमार जी हैं, अनुज जी हैं, रोबिन पटेल जी हैं, विनीता यादव जी हैं, चिराग यादव जी हैं, सतीश कुमार प्रजापति जी हैं, दुलारी कुमारी है, एमडी, इसके बाद गुड्डू कुमार जी हैं, खुशबू परवीन जी हैं। चलिए सभी बच्चे एक बार फिर से, सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 6 सवाल तक कर लिए थे। आज हम लोग 7वां नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। आइए बाबू, 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, ये एकदम ध्यानपूर्वक देखने के सवाल को प्रयास कर किया जाए। सवाल कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। बाबू देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक शंकु है बाबू और एक बेलन है। बेलन के ऊपर यहाँ पे क्या है, शंकु रखा गया है बाबू। बेलन के ऊपर क्या है, यहाँ पे बेलन के ऊपर यहाँ पे क्या किया गया है, शंकु को रखा गया है। इस प्रकार से बाबू बेलन के ऊपर क्या किया गया है, शंकु को रखा गया है। अब आगे पढ़ते कहता है बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया गया है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास बाबू क्रमशः दिया गया है 2.1 मीटर और 4 मीटर। मतलब बाबू देखो, बेलनाकार भाग का जो बाबू ऊंचाई है, मतलब ये वाला, ये जो आपका लंबाई है, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक का जो लंबाई है बाबू, ये आपका दिया गया। देखो यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो बाबू ऊंचाई दिया गया है, ये आपका दिया गया सवाल में कितना, तो बाबू दिया गया है 2.1। ये आपका 2.1 आपका मीटर दिया गया बाबू, मीटर दिया गया, इतना दिया गया है। और इसका व्यास दिया गया 4 मीटर, व्यास 4 मीटर है बाबू। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपकी सर? त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर बाबू। ये त्रिज्या और ये भी क्या है, बेलन का त्रिज्या है बाबू, तो ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे बेलन का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, शंकु का भी बाबू यहाँ पे त्रिज्या होगा। इसके बाद कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है बाबू। साइलेंट हाइट की बात करें बाबू, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो ये वाला जो बाबू भाग है बेलन का, ये आपका ये तिर्यक ऊंचाई आपका बेलन का कितना दिया गया है, तो आपके सर ये ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया गया है। अब आगे पढ़िए बाबू, कहता है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे 2 चीज आपको ज्ञात करना है। इस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, दूसरा कैनवास जो इसमें लगा हुआ है उसका टोटल लागत कितना है, ये आपको यहाँ पे आपको निकालना है। ये 2 चीज यहाँ पे आपको निकालना है। तो बाबू सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बाबू बेलन का जो यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है, बेलन का जो बाबू यहाँ पे त्रिज्या है, बेलन का सबसे पहले व्यास लिखो। बेलन का जो व्यास है बाबू वो आपका यहाँ पे 4 मीटर दिया गया है। कितना मीटर? 4 मीटर बाबू। तो बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या बाबू 4 का आधा हो जाएगा, मतलब 2 मीटर हो जाएगा। और बेलन का जो त्रिज्या होगा वही आपका शंकु का भी त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा शंकु का त्रिज्या, और सबसे पहले बेलन का ऊंचाई बाबू लिख लीजिए। बेलन का आपका ऊंचाई दिया गया कितना, सवाल में बेलन का ऊंचाई दिया गया है बाबू। बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है, तो बेलन का ऊंचाई बाबू 2.1 मीटर दिया गया है, 2.1 मीटर दिया गया है। और शंकु का अगर बाबू त्रिज्या लिखे, शंकु का त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए शंकु का
त्रिज्या बाबू आपका सवाल में है कितना, तो आप कहेंगे सर शंकु का त्रिज्या जो होगा वह बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब 2 मीटर। और शंकु का त्रिज्या को ऊंचाई कितना है बाबू, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, त्रिज्या को ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे सर शंकु का त्रिज्या को ऊंचाई है, शंकु का त्रिज्या को ऊंचाई है कितना, तो बाबू 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है। इतना चीज आपके सवाल में दिया गया है, इतना चीज आप लोग के सवाल में बाबू दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। इस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब प्रयुक्त जो इसमें कैनवास बाबू है उसका आपको क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले बाबू यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, इसमें लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाबू आप क्या करिएगा, देखिए तंबू में कैनवास किस प्रकार लगा होगा, तो बाबू इस प्रकार लगा होगा, देखो इस प्रकार लगा होगा, एकदम ध्यान से देखो, इस प्रकार लगा होगा, फिर ऐसे लगा होगा, ठीक ना, फिर ऐसे लगा होगा, इस प्रकार बाबू, ठीक ना। तंबू जो रखा होगा पंदी से, यहाँ पे इस पंदी से इस आधार से कोई लेना देना नहीं बाबू, इस प्रकार आपका कैनवास लगा होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो भाग है ये क्या है बाबू, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप क्या बता सकते हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आपका भाग है, ये वाला जो भाग है ये बेलन का क्या है बाबू, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है। मतलब यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हम लोग जोड़ दे बाबू, तो हम लोग का ये जो तंबू है इसमें लगे कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताओ, इसमें प्रयुक्त जो कैनवास है बाबू उसका क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा, तो आप सर यहाँ पे होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में बाबू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप देख रहे होंगे कि संपूर्ण कहीं पर नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबू संपूर्ण कहीं पर नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो ये चीज बाबू आप याद रखेंगे, संपूर्ण तभी लगेगा जब टोटल क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। यहाँ पे टोटल कहीं पर नहीं पूछा बाबू, यहाँ पे कैनवास का पूछा है, तो कैनवास तो बाबू इस प्रकार रखा होगा कहीं पर, तो ये वाला भाग तो ढकिए गया होगा, नीचा वाला भाग, तो बाबू इतना भाग आपको दिख रहा होगा, इतना भाग आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कितना कैनवास लगा है, कितना प्रयुक्त इसमें कितना प्रयुक्त हुआ इसमें कैनवास बाबू, कितना प्रयुक्त करने का मतलब यूज हुआ है, उसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है और बेलन का 2 पाई आर एच होता है बाबू। अब यहां से देखो ध्यान से, यहां से बाबू पाई कॉमन ले लो और आर भी कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे बाबू 2h बचेगा, ठीक ना। अब यहां से वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7, आर का मान बाबू 7, आर का मान 7 था ना कि 2 था, आर का मान 2 बाबू, आर का मान 2 था, एल का मान 2.8 बाबू प्लस, और एच का मान कितना था, 2.1 था। एच का मान बेलन का ऊंचाई कितना, 2.1 था, 2.1 था। अब यहां से आप सॉल्व करोगे नूनू, यहां से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 22×44/7 आएगा, गुना में कितना 2.8 और प्लस यहां से कितना बाबू 4.2। अभी दोनों का जोड़ेंगे बाबू हम लोग तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा, यहाँ पे बाबू दोनों का जोड़ेंगे आप तो 7 हो जाएगा, होगा ना 7, दोनों का आप जोड़ेंगे बाबू तो 7 हो जाएगा, 44/7 गुना 7, तो 7 से 7 क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बाबू क्षेत्रफल जो आएगा, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा बाबू। कितना आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे कहता है बाबू दूसरा सवाल, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कहता है 1 वर्ग मीटर पर 500 रुपया खर्च है। तो कहता है इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत याद कीजिए बाबू, यहाँ पे लागत भी आपको निकालना है। तो लागत कैसे निकालेंगे, कैनवास का लागत निकालेंगे कैसे बाबू, कैनवास का लागत आपको निकालना है। तो लागत कैसे निकालेंगे, तो बाबू 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्च है, 500 रुपया। तो यहाँ पे टोटल कितना वर्ग मीटर निकला है हम लोग का, कितना क्षेत्रफल हम लोग का निकला है बाबू टोटल, तो आप कहेंगे सर टोटल क्षेत्रफल हम लोग का 44 निकला है। कितना, 44। तो बाबू यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पर इतना खर्च है, तो 44 वर्ग मीटर पर कितना होगा, तो 44 से गुना कर देंगे, 5 × 20, 5 × 20 और 2 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और इसके बाद 00, 22,000 रुपया टोटल क्या होगा बाबू, खर्च होगा। कितना खर्च होगा टोटल, 22,000 रुपया। तो आपका यहाँ पे
आपका दो आपका बाबू यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक आपका ये वाला आंसर होगा, एक ये आपका आंसर होगा, और दूसरा आंसर क्या होगा, ये वाला। पहला आंसर आपका ये हो जाएगा बाबू, और दूसरा आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? कैनवास पे प्रयुक्त, तंबू में प्रयुक्त बाबू कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बाबू कैनवास का जो लागत होगा वो आपका 22,000 रुपया हो जाएगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ क्या आप सभी को समझ में आया? जल्दी से इस सवाल समझ आया था, दिमाग ही नहीं लगाना है बाबू। 4.2 कैसे लाए बाबू? यहाँ पे 4.2 कैसे आया? ए बाबू, इस 2.1 में अगर 2 से आप गुना करेंगे तो 4.2 नहीं आएगा। है 2 एक का 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4, तो 4.2 हो जाएगा। सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, आपका नाम है रूपा कुशवाहा, ले लिए, खुश हैं आप? चलिए आगे बढ़े बाबू, जल्दी से आप लोग बताना, एक बार फिर से समझा दे बाबू। देखो सबसे पहले यहाँ पे इतना चीज तो अपने पास दिया हुआ था, ये तो सबको पता हो गया, इतना चीज आपको दिया हुआ है बाबू। यहाँ पे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तंबू में जो कैनवास लगा है उसका क्षेत्रफल देखो, इतना लगा है कैनवास, इतना लगा है, बीच में नहीं लगा है बाबू, ये इस पार्ट में नहीं लगा है, ठीक ना, इतना लगा है, ध्यान रखना। बीच में यहाँ पे इस पार्ट में बाबू, यहाँ पे कैनवास अंदर में नहीं लगा है, ठीक ना। तंबू जब भी बना होगा तो बाहर से ही बाबू कैनवास लगा होगा, और ये पेंदी तो बाबू ये जो आपका जो आधार है ये तो ढका ही होगा, कहीं पर अगर तंबू रखा होगा तो बाबू ढका होगा, तो इतना ही भाग आपको दिखा होगा। आंतरिक भाग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं बाबू, आंतरिक भाग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको बाहरी भाग से लेना देना है। तो बाहर में आपको क्या दिख रहा है? शंकु का वक्र दिख रहा है बाबू भाग, और बेलन का वक्र भाग दिख रहा है, मतलब दोनों का अगर क्षेत्रफल जोड़ देंगे वक्र वाला तो हम लोग का इस तंबू का क्या आ जाएगा, इस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा बाबू। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा, या आप कह सकते हैं तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल लग जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा बाबू। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 44 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र क्षेत्रफल। बाबू दोनों का फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे दोनों का त्रिज्या समान था तो पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे 2h बच गया। अब सबका वैल्यू रख दिए बाबू हम लोग, तो हम लोग का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना निकला? 44 मीटर स्क्वायर निकला। अब ये क्षेत्रफल आपका इतना निकला बाबू, और 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है? 500 रुपया। तो लागत कितना होगा? कैनवास का लागत कितना होगा? तो आप कहेंगे सर कैनवास का जो लागत होगा 1 वर्ग मीटर पर 500 रुपया खर्च है, तो 44 पर कितना? 500 गुना 44 करेंगे 22,000 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को बनाया जाए बाबू। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? तंबू का मतलब होता है बाबू, तंबू कहने का मतलब, तंबू कहने का मतलब, तंबू जो होता है बाबू ये आपका बेलन और प्लस शंकु का क्या होता है? संयुक्त भाग होता है बाबू, संयोजन होता है। बेलन और शंकु का क्या होता है? संयोजन होता है, संयोजन होता है, इससे बाबू मिलकर बनता है तंबू, ठीक ना। तंबू का मतलब होता है क्या कह सकते हैं इसको, तंबू का कहने का मतलब बाबू ऐसे ध्यान रखिए ना, तंबू का मतलब होता है जो बेलन और शंकु से मिलकर बना होता है, इतना ही आप लोग ध्यान रखिए ना। चलिए अब आइए बाबू, यहाँ पे ऊंचाई है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर बाबू। और कहता है वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देख बाबू, एगो यहाँ पे बेलन है, एगो क्या है? यहाँ पे बेलन है, और इसी में से क्या किया जाता है? एक खोल काटा जाता है बाबू, एक खोल काटा जाता है, मतलब ये मान लेते हैं ठोस है, इसमें से एक खोल काटा जाता है, ठीक ना। एक खोल क्या किया जाता है? काटा जाता है। और किस प्रकार काटा जाता है बाबू? तो शंकु के आकार का खोल काटा जाता है। यहाँ पे शंकु के आकार का बाबू, तो इतना ही ऊंचाई का और इतना ही त्रिज्या वाला, मतलब जो बेलन का ऊंचाई है और बेलन का जो त्रिज्या है उतना ही वाला क्या काटा जाता है बाबू? यहाँ पे शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ पे बाबू आपका इस प्रकार खोल काटा होगा, इस प्रकार खोल काटा होगा, ठीक ना, इस प्रकार खोल काटा होगा। ये बाबू आपका यहाँ पे ये जो आपका होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो होगा ये यहाँ पे शंकु का ऊंचाई होगा और बेलन का भी ऊंचाई होगा, ये वाला बाबू, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या दिया है आपने? सर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है क्या? बेलन का जो त्रिज्या है बाबू, बेलन का जो त्रिज्या है वो आपका शंकु का भी क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है, बराबर शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कितना बाबू दिया गया है? यहाँ पे आपने सर यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो व्यास का आधा कर लीजिए बाबू, 1.1
4 का आप आधा करेंगे कितना हो जाएगा? आप यही सर इसका आधा करेंगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 0 दशमलव कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। या इतना ही रहने देंगे बाबू, इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं और बटा में 10 आ जाएगा, 14/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे बाबू, 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंचे आधे, तो 2 से डायरेक्ट काट दीजिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 7 बटा यहाँ पे 10 आएगा। 7 बटा कितना आएगा बाबू? 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना? इतना आएगा। अब देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पे शंकु का जो ऊंचाई है वो बेलन के ऊंचाई के बराबर है। यहाँ पे आप लिखिए बेलन का बाबू जो ऊंचाई है, यहाँ पे बेलन का जो ऊंचाई है वो आपका क्या है? शंकु के बाबू, शंकु का ऊंचाई के बराबर है। अब मुझे बताइए यहाँ पे बाबू क्या है? इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? इसका ऊंचाई बाबू 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, हमने आपको क्या बताया कि बेलन का जो त्रिज्या है शंकु के त्रिज्या के बराबर, तो बाबू यहाँ पे व्यास दिया गया था 1.4, तो व्यास का आधा कर देंगे हम लोग तो 7/10 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। बेलन का जो ऊंचाई है बाबू यहाँ पे शंकु के ऊंचाई के बराबर है। सवाल आगे लिख दिया है, इसी ऊंचाई, देखो यहाँ पे कहता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। मतलब यहाँ पे शंकु का जो त्रिज्या है वो क्या है बाबू? बेलन के त्रिज्या के बराबर, और शंकु का जो ऊंचाई है वो भी क्या है? बेलन के ऊंचाई के बराबर बाबू। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे बाबू क्या निकालना है? कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगभग में बाबू यहाँ पे क्षेत्रफल आपको निकालना है। मैथिली का पढ़ाई होगा, अनुपम सिंह जी मैथिली का पढ़ाई होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैथिली का भी आप लोग का पढ़ाई होगा, ठीक ना? हाँ, एग्जाम में ये सब सवाल इरशाद अली जी नहीं आता है। इरशाद अली जी ये सब सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है संजोग बस अगर पूछ ले, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन पूछता अभी तक नहीं पूछा है रे। अभी तक 15 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन एग्जामिनर का मन है, अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? तुम कहोगे कि नहीं पूछता था, अब पूछ लिया हमारे बारे में। तो बाबू आपका सिलेबस में है तो उसका मन है वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना? तो इसीलिए बाबू ध्यान रखेंगे, जो भी आपके सवाल सिलेबस में है उसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं बाबू? चलिए यहाँ पे आइए, इसका बाबू यहाँ पे शेष बचे ठोस का आपको निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाबू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो खोल काटा गया है, तो बाबू खोल काटा गया तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे क्या होगा? खाली होगा। खोल जब काटेंगे बाबू तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? खाली होगा। ये जो खोल कटेगा, अब कोई भी खोला काटते हैं तो क्या होता है? ऊपर का हिस्सा आपका क्या होता है? खाली होता है। यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं होगा आपके पास। मटेरियल यहाँ पे, और देखिए कि कितना जगह मटेरियल आपका होगा यहाँ पे बाबू। यहाँ पे इस भाग में आपका मटेरियल यहाँ पे होगा, ठोस है तो बाबू इस भाग में मटेरियल होगा, फिर आपका इस भाग में मटेरियल होगा, यहाँ पे पूरा ठोस है, इस भाग में मटेरियल होगा, और बाबू यहाँ पे इस भाग में क्या होगा? मटेरियल होगा। इस भाग में आपका क्या होगा? मटेरियल होगा। तो बाबू इतना आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, और सभी को जोड़ के क्या करना है बाबू? आपको व्हाइट वाला को छोड़ के बाद बाकी जो भी आप पिंक कलर का देख रहे हैं सबका क्षेत्रफल निकाल के आपको जोड़ देना है। बाबू यहाँ पे आप कहेंगे सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो सर बेलन का वक्रपृष्ठ है, ये तो हम लोग का 2πr(h) हो जाएगा। सर ये जो पिंक कलर का है ये सर शंकु का वक्रपृष्ठ है, तो ये सर हो जाएगा πr(l). और ये जो सर पेंदी देख रहे हैं ये सर क्या है? बेलन का पेंदी का क्षेत्रफल बाबू, मतलब बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा πr²। तो बाबू इतना क्षेत्रफल को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका शेष बचे ठोस का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे बाबू, अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका कितना होगा बाबू? तो यहाँ पे तो ठोस है बाबू, तो पेंदी में भी तो इसमें मटेरियल होगा, बाबू। इस भाग में मटेरियल, इस भाग में मटेरियल, पेंदी में मटेरियल, और इस भाग में मटेरियल, ये खाली होगा बाबू। तो खोल काटा गया है तो ऊपर से खाली होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद बाबू यहाँ पे बेलन का पेंदी का क्षेत्रफल या बेलन का आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे बाबू। और तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे बाबू सबसे पहले आपको यहाँ पे शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाबू क्यों निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हम लोग का वक्रपीठ क्षेत्रफल में बाबू तिर्यक ऊंचाई का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एच का मान कितना है 2.4 है सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और सर त्रिज्या का मान 7/10 का होने का मतलब 0.7 बाबू, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे ना 2.4 का, 2.4 मतलब अपने मन में सोचिए 24 का स्क्वायर 576। अब बाबू 0.1 अंक के बाद है, स्क्वायर होगा तो 0.2 अंक के बाद आप पुट करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो 576 और दशमलव बाबू 2 अंक के बाद मतलब 5.76 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके लिखिए 49, 7 का स्क्वायर करके लिखिए बाबू 49 और 0.2 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक के बाद स्क्वायर होगा तो 2 अंक के बाद यहाँ पे बाबू आपका दशमलव हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा, या 0.49 भी आप डायरेक्ट लिख सकते, कोई बात नहीं होगा। अब यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे कितना होगा, आप यहां पे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6.25, 6.25 आएगा बाबू, 6 कितना आएगा 25 आएगा। और 6.25 मतलब 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है और 0.2 अंक के बाद वर्गमूल होगा तो 0.1 अंक के बाद, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 2.5, 2.5 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, थोड़ा सा आइए कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है रे बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ ना जल्दी। आप लोग को एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताओ। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बाबू फार्मूला लगा देंगे सबका। बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, इसके बाद शंकु का पाई आर एल होता है और बेलन का आधार का होता है पाई आर स्क्वायर। बाबू यहाँ पे त्रिज्या क्या है सबका समान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बाबू आपका बच जाएगा 2h, यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे बाबू आपका आर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू आप लोग मान पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू 7/10 है, इसके बाद एच का मान कितना है 2.4 है एच का मान, और इसके बाद एल का मान हम लोग 2.5 निकाले हैं और आर का मान 7/10 मतलब 0.7 लिख लीजिए, 0.7 लिख लीजिए बाबू। अब यहां से आप लोग काटा खोटी कर दीजिए, यहां से 7 से 7 क्लियर हो गया। अब यहां पे आपका 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 5 दूना 10, यहाँ से आपका 11/5 आएगा। और यहाँ से बाबू कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा, यहाँ से आप लोग का कितना आ जाएगा आपके सर ये दोनों का गुना होगा तो 4.8 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2.5 है और यहाँ से 0.7 है बाबू, सबको जोड़ के बताइए कितना आएगा, जल्दी से बाबू आप लोग बताइए कितना आएगा, जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे सर सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4.8 है, 2.5 है और 0.7 है, 7 5 12 8 20 हो जाएगा बाबू, 10 दशमलव इसके बाद हासिल 2 है, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 आएगा बाबू। तो आपका 11/5 गुना 8 हो जाएगा, 8 11 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 88, 88/5, 88/5 को कितना लिखेंगे बाबू आप लोग काटेंगे तो 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का 5, इसके बाद 5 7 35 और 3 5 30, यही ना होगा बाबू, जल्दी से एक बार बताएंगे 5 का 5, ठीक है 17 दशमलव आपका कितना आएगा बाबू 17 दशमलव आपका 6 आ जाएगा। देखो तो एक बार आंसर इतना ही है क्या, आंसर बाबू इतना ही है, जल्दी से एक बार बताओ तो, जल्दी से आप लोग आंसर देके बताओ तो मुझे इतना ही आंसर है क्या, आंसर आपके बुक में इतना ही है क्या बाबू, एक बार देख के मुझे जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से आप लोग आंसर देख के मुझे बताओ आपके बुक में आंसर कितना है, आपके बुक में बाबू आंसर कितना है, जल्दी से आप लोग मुझे देख के बताओ, जल्दी से मुझे आप देख के बताओ आंसर कितना है बाबू 76.6, बिल्कुल आपका सही आंसर है बाबू, और 76 नहीं 17.6, 17.6 बाबू 17.6 आपका बिल्कुल क्या है सही आंसर है, 17.6, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लगभग में अगर बात करें बाबू अप्रोक्स में अगर बात करें तो अप्रोक्स में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 18 यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाबू, सेंटीमीटर है मीटर स्क्वायर, आपका एग्जैक्ट तो ये आपका निकला है, लेकिन लगभग में अगर बात करें तो लगभग में आपका हो जाएगा, इसको लगभग में अगर लिखेंगे बाबू तो कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे हम लोग, 18
18 लिखेंगे बाबू। लगभग में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 18 लिख सकते हैं। तो 18 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा? लगभग में बाबू आंसर हो जाएगा। लगभग में हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 17.6 को लगभग में आप 18 लिख सकते हैं, क्योंकि बाबू आप लोग का यहाँ पे कहता है लगभग में। देखो यहाँ पे क्या कहता है? कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम। निकटतम मतलब क्या? लगभग में कहता है यहाँ पे आपको मान लिखने के लिए। तो बाबू निकटतम मतलब ये क्या है? 18 के निकटतम है। तो बाबू यहाँ पे आपका 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 18 मीटर, क्योंकि बाबू ये क्या है? 17.5 से ज्यादा है। 17.5 से ज्यादा है बाबू। तो 17.5 से ज्यादा है तो इसको हम लोग लगभग में 18 लिखेंगे। अगर 17.5 भी रहता तो 17 भी लिख सकते थे। लगभग में आप क्या लिख सकते थे? 18 भी लिख सकते थे, दोनों लिख सकते थे। लेकिन ये 17.5 से ज्यादा है तो बाबू यहाँ पे लगभग में आप क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बाबू, मीटर स्क्वायर है आपका यूनिट यहाँ पे, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है, सॉरी यहाँ पे बाबू सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। यूनिट आपका सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। यूनिट आपका जिसमें होगा बाबू वही आपका यहाँ पे यूनिट लगेगा, ठीक ना? यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। चलो अब ये सवाल आपका बच गया बाबू, इसको आप लोग बनाएंगे। इसका जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसको कौन कौन बना सकता है? इस सवाल को कौन कौन बना सकता है? क्या बोल रहा है? 576 कैसे आया? ए बाबू 2.4 का तुम स्क्वायर करोगे कितना आएगा? सबसे पहले दशमलव यहां से हटा दो, 10 बटा में आ जाएगा। 24/10 बाबू। अब इसका स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 10 का 100 होता है। 100 से इसमें डिवाइड करोगे कितना होगा? 5.76 हो जाएगा। इतना हो जाएगा है बाबू। ये सब चीज तो बेसिक का चीज है, आप लोग को खुद से भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खुद से भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बाबू, खुद से भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना? तो ये सब चीज बेसिक का चीज है बाबू। ये सब चीज को भी आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन यही से बाबू आपका ठीक होगा, ठीक है ना? हाँ 576 कैसे है आपको हम बता दिए बाबू। नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा रे? आराम से बन जाएगा। देखो हिंट करते हैं हम यहाँ पे। कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए कहता है बाबू एक वस्तु बनाई गई है, ठीक ना? जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। कहता है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या बाबू 3.5 सेंटीमीटर है तो कहता है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखो बाबू ध्यान से, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू यहाँ पे क्या किया गया है? गौर से देखो, यहाँ पे एक ठोस है, बेलनाकार। क्या है बाबू? ये यहाँ पे एक बेलनाकार ठोस है। ये आपका एक बेलनाकार ठोस है बाबू। ये क्या है? बेलनाकार ठोस। और इसके ऊपर और नीचे सिरा पे क्या किया गया है? एक अर्धगोला खोद दिया गया बाबू। देखो यहाँ पे अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाया गया है। इस प्रकार अर्धगोला खोदा गया है। जब अर्धगोला खोदेंगे बाबू तो ऊपर वाला जो लकड़ी होगा वह क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मटेरियल आपका खाली हो जाएगा। जब भी आप अर्धगोला खोदिएगा तो इस वाला भाग में बाबू कोई भी मटेरियल आपका नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे लकड़ी आपका नहीं बचेगा, ठीक ना? और यहाँ पे जब गड्ढा खोदेंगे बाबू तो इस प्रकार आपका क्या होगा? गड्ढा बनेगा। इस प्रकार आपका क्या होगा? यहाँ पे गड्ढा बनेगा। इस प्रकार आपका क्या बनेगा? गड्ढा बनेगा। इस प्रकार आपका गड्ढा बन जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी होगा। नीचे में गड्ढा खोदा गया बाबू इस प्रकार से अर्धगोला आकार का। तो बाबू नीचे का ये जो पार्ट होगा इसमें किसी भी प्रकार का लकड़ी नहीं बचेगा, पूरा खाली हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इस प्रकार से गड्ढा आपको दिखेगा। इस प्रकार से आपको क्या दिखेगा बाबू? यहाँ पे गड्ढा दिखेगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा बाबू? गड्ढा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है बाबू। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है? इस पार्ट का आप क्या करेंगे बाबू? पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस पार्ट का क्षेत्रफल कहने का मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और बाबू ये वाला पार्ट का आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये भाग तो आपका पूरा खाली है। और ये वाला भाग का बाबू आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला भाग तो बाबू क्या है? आपका पूरा खाली है। समझ में आया? ये वाला भाग तो आपका पूरा खाली है बाबू। तो ये वाला भाग तो आपको नहीं निकालना है। जितना भाग हम हरा के है बाबू उतना ही भाग का यहाँ पे आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का क्या आ जाएगा बाबू? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि ये भाग तो आपका खाली होगा, इसमें तो लकड़ी कहीं पर नहीं होगा और इसमें भी कहीं पर लकड़ी नहीं होगा बाबू। तो आपको कितना भाग का क्षेत्रफल निकालना है? ये वाला भाग का निकालना है। एकदम ध्यान से देखो, ये वाला भाग का निकालना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग और बाबू ये वाला भाग। इतना भाग का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेना है। और ये भाग का यहाँ पे बाबू क्षेत्रफल आप नहीं निकालेंगे। इस भाग में लकड़ी नहीं होगा। इस भाग में लकड़ी क्या होगा? खाली होगा, नष्ट हो गया है बाबू। इस भाग में लकड़ी आपका नहीं है,
इस भाग में आपका लकड़ी नहीं है। आप किसका छतपल निकालेंगे? तो जितना रेड आपको दिख रहा है, जितना भाग आपको रेड दिख रहा है बाबू, उतना भाग को यहाँ पे छतपल निकाल लीजिए, उतना भाग का यहाँ पे छतपल निकाल लीजिए। सबसे पहले बाबू यहाँ पे देख लीजिए आप, बेलन का त्रिज्या कितना है। यहाँ पे बेलन का जो त्रिज्या बाबू है वो आपका यहाँ पे अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। बेलन का त्रिज्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। बाबू यहाँ पे देखो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लिखो। बेलन का ऊंचाई कितना बाबू दिया गया सवाल में? बेलन का ऊंचाई दिया गया सवाल में, बेलन का ऊंचाई दिया गया बाबू, बेलन का ऊंचाई दिया गया कितना? तो बेलन का ऊंचाई बाबू सवाल में दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं आ रहा है समझ में विशाल कुमार जी? आएगा बाबू, फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। वस्तु यहाँ पे लिख देंगे आप, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपके सर यहाँ पे हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस में क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में आपका हो जाएगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस में बाबू 2 अर्धगोला है सेम आकार का, तो 2 गुना लिखेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इस भाग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है बाबू, वृत्ता वाला भाग से कोई लेना देना नहीं है। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। चलो आयतन वाला में तो बहुत आसान होता है, ठीक ना। जब भी आयतन निकालना हो, चाहे भाग से लकड़ी निकल गया हो, चाहे कुछ भी हो गया, उसे कोई मतलब सारा का बाबू आयतन जोड़ा जाता है, ठीक ना। आगे बताएंगे। आयतन वाला तो बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आयतन वाला बहुत आसान सवाल होता है। जब भी आयतन आपको निकालना होगा तो वहां पे बाबू आप कंसेप्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट आप सीधे जितना चीज आपका दिया रहेगा सबका आयतन जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे बाबू आपको क्या करना था, यहाँ पे जो अर्धगोला खोदा गया है बाबू, तो इतना भाग में लकड़ी नहीं होगा। ये जो वृत्ताकार भाग है, इस भाग में बाबू लकड़ी आपका नहीं होगा, ठीक ना। इस भाग में लकड़ी नहीं होगा। गड्ढा तो खोदा, लेकिन ये पार्ट तो बना होगा ना बाबू, गड्ढा हुआ होगा, तो ये पार्ट तो आपका दिखेगा, ये पार्ट तो आपका दिखेगा, ये वाला पार्ट तो आपका दिखेगा। तो बाबू यहाँ पे वक्र वाला पार्ट आपको दिखेगा, लेकिन वृत्ता वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हम लोग का वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r/h होता है, और बाबू अर्धगोला का क्या होता है? 2 पाई r² होता है। बाबू यहाँ पे त्रिज्या दोनों का समान है, तो यहाँ पे 2 पाई r कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे आपका 2 पाई r कॉमन हो गया, तो 2r बचेगा। बाबू यहाँ पे बताओ r का मान कितना है? तो 3.5 है। पाई का मान आप रखो 22/7, r का मान 3.5 बाबू, तो 3.5 को कितना लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे बाबू क्या लिखेंगे आप? h का मान कितना दिया गया था सवाल में? h का मान 10 दिया गया है और r का मान 3.5। अब आ जाओ बाबू सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो बाबू काट लीजिए। 7 × 5 = 35, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 2 से 2 क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 22 बचेगा, और यहाँ से बाबू देखिए 10 प्लस कितना हो जाएगा? 3.5 दूना 7 होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 गुना में 17। तो बाबू आप यहाँ पे गुना करेंगे, 17 दूना 34 और 17 दूना 34 और 3 कितना? 37, 374 बाबू आएगा। 374 आपका आएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे होगा। यहाँ पे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 374 होगा बाबू, 264 नहीं बाबू, 374। आप एक बार देख लो, आंसर ठीक से मिला लो। आप लोग एक बार आंसर ठीक से बाबू मिला लो, ठीक ना। 374 है कि 264 है? 374 है कि आपके बुक में देखने दो, मुझे देखने दो बाबू, मुझे कितना आंसर दिया गया है। आंसर दिया गया 374, 374 बाबू, आपके बुक में 374 आंसर है, ठीक ना। समझ में नहीं आ रहा है? आदित्य कुमार जी बोले सर समझ में नहीं आ रहा है। बाबू बिल्कुल समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाओ, कुछ भी नहीं सवाल में है। जब भी बाबू आप देखो, यहाँ पे हम आपको फिगर बनाते हैं। देखो ये क्या है आपका? ये बेलन है, और बेलन के दोनों सिरा पे देखो बाबू, ये बेलन आपका है, और बेलन के दोनों सिरा पे क्या किया गया है? अर्धगोला खोदा गया बाबू। अर्धगोला जब भी खोदेंगे तो बाबू इस पार्ट से आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी आपका इस प्रकार गोला बनेगा ना। अर्धगोला आप खोदेंगे तो इस प्रकार आपका गड्ढा बनेगा बाबू, इस प्रकार आपका गड्ढा बनेगा। और यहाँ पे खोदेंगे तो आपका इस प्रकार गड्ढा बनेगा, इस प्रकार गड्ढा आपका बनेगा ना, इस प्रकार गड्ढा बनेगा। तो गड्ढा जब बनेगा इस प्रकार, तो ये वाला भाग में मटेरियल लकड़ी थोड़ी रहेगा, ये वाला भाग का तो लकड़ी हट जाएगा। ये पूरा भाग जो आपका रहेगा वो होगा बाबू, ये पूरा भाग आपका क्या होगा? गड्ढा की तरह आपको इस प्रकार दिखेगा, कटोरा की तरह दिखेगा।
ये वाला भाग आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, इस प्रकार आपको दिखेगा। जब भी आप गड्ढा बनाएंगे तो आपको इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, गड्ढा इस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पे ये वाला मटेरियल आपका नहीं होगा, इस प्रकार आपका गड्ढा दिखेगा, दिखेगा ना। और नीचे भी आपका इस प्रकार गड्ढा दिखेगा। तो आप मुझे बताओ बाबू, तो यहाँ पे इस प्रकार दो गड्ढा आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला भाग दिखेगा बाबू, ये वाला भाग आपको दिखेगा, ये वाला भाग आपको दिखेगा, दिखेगा ना। तो बाबू यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सर ये वाला भाग हम लोग को दिखेगा और यहाँ पे हम लोग का क्या दिखेगा सर, गड्ढा इस प्रकार दिखेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग इस वस्तु का अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भाग का संपूर्ण, ये वाला भाग का बाबू क्या होगा, वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग क्या होता है, बेलन का वक्रपीठ होता है ना। आपको बताए थे ये वाला भाग जो होता है ये बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है बाबू। तो 2πr(h) हो जाएगा। और ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, अर्धगोला का वक्रपीठ होता है। अब दो अर्धगोला है तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, 2 गुना अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो 2πr² होता है बाबू। यहाँ पे यही फार्मूला आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे 2πr(h) होगा और प्लस में 2 गुना क्या लिखेंगे, 2πr² आप लोग लिखेंगे और जोड़ देंगे दोनों को बाबू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वस्तु का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जल्दी से बताइए बाबू, आपका क्या आ जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आया आप समझ में? एक बार आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, अगर आ गया होगा तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। तो बाबू इस सवाल सबको आप 1-2 बार जरूर रिवीजन करना, इस सवाल सबको आप 1-2 बार बाबू जरूर रिवीजन आप करना, ठीक ना। इस सवाल सबको आप 1-2 बार जरूर आप क्या करना, रिवीजन करना, रिवीजन जरूर बाबू आप लोग करना। इस सवाल सबको आप 1-2 बार जरूर बनाना, ठीक ना। पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन आपका धर्म क्या कहता है, 1-2 बार रिवीजन करें इस सवाल को। इस सवाल सबको 1-2 बार बाबू रिवीजन करना, ताकि आप लोग का हार्ड क्वेश्चन जो होगा बाबू आप लोग से बाबू आराम से बनेगा। 1-2 बार जरूर आप रिवीजन करना, और ठीक ना, ये सब सवाल को आप लोग 1-2 बार जरूर रिवीजन करना, ठीक है बाबू। ये सब सवाल को 1-2 बार अपने कॉपी में आप जरूर बनाना, ठीक है। चलो चना खाइएगा नहीं बाबू, कल की क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे 13.2। ये एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो जाएगा बाबू। इसके बाद होगा तो आप लोग का मैथ का क्लास 2 टाइम कर देंगे। और 14 नंबर एक्सरसाइज, 14 नंबर जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर आपका समाप्त होगा, ये जो 13 नंबर आप सभी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा बाबू। तो आप लोग को हम 14 नंबर जो आपका चैप्टर जो होगा बाबू, 14 नंबर चैप्टर, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 6 क्लास में उसको हम समाप्त कर देंगे। प्रायिकता आपका 5 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो इस महीना तक हो सकता है प्रायिकता आपका समाप्त हो जाए, ये बाबू चैप्टर आपका 14 नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, चैप्टर आपका 14 नंबर समाप्त हो जाए, और इसके बाद 15 नंबर आपका समाप्त हो जाएगा बाबू। इसके बाद आप लोग के पास 4 गो चैप्टर बचेगा, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, वृत्त और बाबू रचना। रचना में मुश्किल से 3 क्लास लगता है, रचना में 3 क्लास, रचना में, रचना मतलब चैप्टर नंबर बाबू 11 में, चैप्टर नंबर 11 में आपका 3 क्लास, वृत्त में 5 क्लास लगता है, चैप्टर नंबर बाबू 10 में कितना क्लास, तो 10 में बाबू आपका लगेगा 5 क्लास, और 8 क्लास, मुश्किल से 8 क्लास आपका निर्देशांक ज्यामिति। एक सप्ताह रखिए ना, एक सप्ताह आपका लगेगा निर्देशांक ज्यामिति, मतलब चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर बाबू 7 में आपका लगेगा 8 क्लास। तो टोटल आपका हो जाएगा 5 से 6, मतलब 6 5 11, 11 3 14, 14 5 19, और 19 8 कितना, 19 8 आपका 27, मतलब 1 महीना जाते जाते, अभी तो हम लोग के पास 1.5 महीना का समय है बाबू, अभी तो हम लोग के पास सिलेबस खत्म करने का 1.5 महीना का समय है, और बीच बीच में रविवार को भी हम क्लास ले लेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, लगभग 1 महीना जाते जाते हम लोग का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 और 5 चैप्टर, ये हम लोग का 5 चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। और ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आप लोग के पास कितना बचेगा, 6 चैप्टर ना, तो एगो चैप्टर आपका त्रिभुज बच जाएगा, तो त्रिभुज मतलब 6 चैप्टर आपका बचेगा बाबू। तो 6 चैप्टर को हम आराम से पढ़ा देंगे, ठीक ना, मतलब आप लोग का सिलेबस खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसके लिए बाबू आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, 1 शॉट भी, इस सब चैप्टर का 1 शॉट भी हम ले लेंगे ना, तो आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, ये सब चैप्टर आप लोग का रचना हो गया, वृत्त हो गया, सांख्यिकी हो गया, इसके बाद प्रायिकता हो गया, ये सब चैप्टर आपका बहुत छोटा चैप्टर है बाबू। सिर्फ चैप्टर यहाँ पे आपका निर्देशांक ज्यामिति और त्रिभुज जो चैप्टर है, यही चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, बाद बाकी सारा चैप्टर आपका जो बचा हुआ है सब छोटा छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना, उसमें आप लोग का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग का सिलेबस टाइम रहते ही खत्म करेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इतना ही आराम से पढ़ाएंगे ताकि सारा आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए और आप लोग सारे चीज को समझ भी जाएंगे, ठीक ना, सारा चीज को आप लोग समझ भी जाएंगे। आप लोग का रिवीजन भी करवा रहे हैं, और आगे बाबू आप लोग का त्रिकोणमिति का अब लेंगे हम क्लास, ठीक ना, त्रिकोणमिति का 1 शॉट क्लास लेने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 225 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उस क्लास में थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि स्लोली मूड में आपको पढ़ाते चलेंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको लगभग होगा तो 1 घंटा आपको स्लोली मूड में पढ़ाएंगे, और इसके बाद
इसके बाद हम तेजी से आपको पढ़ाएंगे बाबू, ताकि आपका 225 क्वेश्चन और 225 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा ना बाबू। तो जानते हैं कहीं से भी कोई भी किताब आप उठाइएगा ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाइएगा त्रिकोणमिति का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो इसके लिए बाबू आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, और रिवीजन तो इतना करवाएंगे, इतना रिवीजन करवाएंगे ना कि मत पूछिए, एक क्वेश्चन का बाबू रति रति हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन का धुआं धुआं उठ जाएगा, ठीक ना, आग लग जाएगा एक एक क्वेश्चन में। तो आप लोग बिल्कुल चिंता उनता मत करिए मैथ को लेके। मैथ तो आप लोग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो बच्चे समझते हैं कि मेरा मैथ बहुत वीक है, आपका सबसे ज्यादा मैथ ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना गर्दा छुड़ाएंगे मैथ का, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हम पे सारा चीज छोड़ दीजिए बाबू, और हम सारा चीज आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव तो अभी करवाइए रहे हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इतना करवाएंगे ना कि आप बाबू कहिएगा कि सर आप छोड़ दीजिए, अब बहुत रिवीजन कर लिए, अब तक एक सवाल का गर्दा हो रहा है, ठीक ना, आप ही बोलिएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए। अक्टूबर से बाबू 4 महीना का समय हम लोग के पास रहता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक ना, मतलब 3 महीना का हम लोग के पास समय रहता है, 3.5 महीने का पास हम लोग के पास समय रहता है, 3 महीना 90 दिन। अब 90 दिन सोचिए कि 90 दिन लगातार आप लोग का यूट्यूब पे क्लास चलेगा, और 2 घंटा 3 घंटा का क्लास हम लेते रह जाते हैं कभी कभी, ठीक ना। सप्ताह में तो आपको लगातार अखंड क्लास आएगा 12 घंटा का है, 12 घंटा में पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, पूरा 12 घंटा में 15वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है बाबू, ठीक ना। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन का गड्ढा उड़ाएंगे, ठीक है बाबू। कादिर शेख जी बिल्कुल बाबू चिंता नहीं करना है आपको, आप बहुत चिंताग्रस्त है लगता है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, और एकदम आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। और हम क्या कर सकते हैं बाबू, आप लोग को तो आशीर्वाद देंगे ना, और आप लोग को तो हिंटे नहीं करेंगे, और आपके पास तो हम है नहीं जो आपको हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से आपको जो बोल रहे हैं आप करते जाइए, ठीक ना। और इसके बाद देखिएगा ना, जब एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा ना, तो आप लोग के लिए वो चीज हम जुगाड़ करके दे देंगे ना रात में, रात वाला क्लास में, कि आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक ना। इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, और अभी से ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अभी से पढ़ाई कीजिए। रात वाला क्लास जब होगा ना, एग्जाम जिस दिन होता है उसके रात वाला जो क्लास होता है एक दिन पहले वाला, उस क्लास में देखिएगा वो क्वेश्चन आपको दे देंगे ना, जो आप गादा उड़ा के आ जाइएगा। अब बस इतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है। तो चलिए बाबू आप लोग, लेकिन हाँ पहले पढ़ना है, चोरी उसी को करने आता है, चोरी उसी को करने आता है जो बाबू पढ़ल रहता है, ठीक ना। और चोरी सबको करने नहीं आता है, चोरी सबको करने नहीं आता है, ठीक ना। चोरी उसी को करने आता है जो पढ़ता है बंदा। आप लोग मेहनत करिएगा ना तो आप ही को चोरी करने आएगा। अगर आपको हम चीज दे देंगे, आप कहिएगा सर हमको तो मिल गया लेकिन हमको तो एबे नहीं किया, कुछ हो किया हुआ तो एबे नहीं किया। तो इसीलिए बाबू आप लोग बिल्कुल नहीं चिंता कीजिए, आप लोग के लिए हम हैं, और हम जब तक यहाँ पे उपस्थित है तब तक आप लोग के समझ लीजिए आपका पावर जो है हम कभी हटने नहीं देंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, और 13.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक ना। इस क्लास को बाबू लगभग हम 4 से 5 दिन और लेंगे, और इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, और 13 नंबर चैप्टर खत्म होगा, फिर 14 नंबर में जाएंगे, 5 से 6 क्लास में वो खत्म हो जाएगा, फिर 2 से 3 क्लास, बहुत मैक्सिमम 5 क्लास आपको प्रैक्टिस का बोलती है, 5 क्लास लगभग नहीं करता है, 4 क्लास में खत्म हो जाता है, ठीक ना। 2 क्लास थ्योरी, 2 क्लास में आपका सवाल बता देते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।